नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य अकेडमी में। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज जो हमारा कल का हिस्सा था उसको कंप्लीट करना है सबसे पहले एंड देन आगे बढ़ना है। कल कहाँ तक पढ़ लिए थे हम, आपको याद दिला दें तो कल हमने शीत ऋतु के बारे में कुछ घटनाएं जो थी वो कंप्लीट किया था। उसके अलावा कुछ एक परिचय देखा था हमने जलवायु के संदर्भ में, और साथ में कुछ एक रूपरेखा बनाई थी हमने कि हमें क्लास को कैसे कंप्लीट करना है, इस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है। राइट, तो आइए समझते हैं उसके आगे की बातें। पढ़ क्या रहे थे, तो हिस्से का नाम क्या था आपको पता है, भारत में ऋतुएं। और भारत में कितनी ऋतुएं बताई थी मैंने, हमको मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतुएं पढ़ना है। उसमें हम एक ऋतु पढ़ चुके थे, शीत ऋतु। शीत ऋतु की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, शीत ऋतु आपकी दिसंबर से शुरू होती है और कम से कम मध्य मार्च तक चलती है। ये अवधि थी उसकी। तापमान की बात करें तो उत्तर भारत का तापमान काफी कम हो जाता है, दक्षिण भारत का तुलनात्मक रूप से अधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है? क्योंकि समुद्र की अवस्थिति है। तो ये तापमान की बातें हुई। उसके अलावा हमने कुछ घटनाओं की बात की थी, मौसम प्रणालियों की बात की थी। तो शीत ऋतु में हमारे यहाँ पर एक शीतलहर की घटना हो रही थी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होने की घटना हो रही थी, है ना, जिसे हम मावठ भी कहते हैं। और उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। एंड देन एक और घटना जोड़ सकते हैं आप, कल तो नहीं चर्चा की थी, उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर। तो वो घटना भी एक उससे जुड़ी हुई है। तो ये कुछ मौसम प्रणालियां थी शीत ऋतु की। आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में सेम वही पॉइंट्स हैं हमारे। क्या पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे अवधि क्या है कि कब से कब तक यह रहता है। और ये बहुत मजेदार पॉइंट है, आपको आसानी से बन जाएगा, तो ये पॉइंट तो बना ही देना। मध्य मार्च में जब शीत ऋतु समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं मध्य मार्च से अप्रैल, मई और जून, मध्य जून तक आप मान लीजिए ज्यादातर हिस्से में। हालांकि 1 जून से आपके यहाँ वर्षा शुरू हो जाती है, किंतु मध्य जून तक आप मानकर चलिए। ये कुछ मौसम है ग्रीष्म ऋतु का। ये मध्य मार्च से जून तक चलता है। इसमें भी सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है आपके मई माह में सर्वाधिक गर्मी रहती है। शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना नहीं बताया था आपको, तो उसमें आप जनवरी को कह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा चेंज होता रहता है, पर सामान्यतः देखा जाए तो वो जनवरी महीना है जो कि सबसे ठंडा रहता है। ठीक पाला वाला उस टाइम पर पड़ता है। तो ये हुआ हमारी अवधि की बात। दूसरी बात हमारी तापमान की हुआ करती थी कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इसमें तापमान ही देखेंगे हम। तो तापमान कितना रहता है, ये ग्रीष्म ऋतु है तो आपको पता है, आप सुनते होंगे, तो 40 से 45 डिग्री उत्तर भारत का तापमान रहता है। कहाँ का रहता है? नॉर्थ इंडिया का तापमान कितना रहता है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का। मतलब दिन में इतना चला जाता है, रात में कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से कम रहता है। और यदि दक्षिण भारत की बात करें तो 35 डिग्री के आसपास, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान बना रहता है। मतलब जो दक्षिण भारत है वो कैसा है? कम जलवायु का क्षेत्र है। वहां ना अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडी पड़ती है। एक खास बात है, वहां उमस रहती है, नमी आर्द्रता रहती है। तो ये उत्तर भारत में अधिक ठंडी भी पड़ती है और अधिक गर्मी भी पड़ती है। और ऐसी जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, जहां पर अधिक ठंडी और अधिक गर्मी पड़ती हो। तो ये कुछ तापमान की बात हो गई ग्रीष्म ऋतु में। देन हम अगले पॉइंट पर चलें, इस काल की प्रमुख कुछ मौसमी घटनाओं की। तो इस ऋतु में मौसमी घटनाएं यानी कि मौसम प्रणाली कैसी रहती है हमारी, तो वह आप जानते हैं कि उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिमी भारत में एक हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। तो ये लू क्या है? तो
जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है वहां से गर्म और शुष्क हवाएं जो है, ये जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश बिहार साइड, इस तरफ क्या है चलता है, चलती हैं ये पवनें। तो इसके कारण क्या होता है, हमको काफी दिक्कतें आती हैं, काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। कई लोग तो इससे मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, सह नहीं पाते हैं, उस लू लगने के कारण बीमारियां आ जाती हैं। तो ये एक हवा है जो कि उष्ण यानी कि काफी गर्म रहती है और साथ में शुष्क मतलब उसमें नमी की मात्रा नहीं रहती है, तो एकदम थपेड़े लगते हैं उसके, जैसे किसी ने आग जलाकर आंच मार दी हो, है ना। तो इस तरह से आपको प्रतीत होता है। तो ये लू की घटना है। 3 अंकों में लू पूछा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली एक विशेष प्रकार की पवन है जो कि उष्ण और शुष्क होती है, उसे हम लू के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो एक लू की घटना है हमारे यहाँ उत्तर भारत में। दूसरी घटना इस मौसम में मानसून पूर्व तूफानों की है। मानसून पूर्व पवनें चलती हैं कुछ या तूफान आते हैं, उनसे कहीं कहीं वर्षा भी होती है। तो ये एक घटना खास है ग्रीष्म ऋतु की। इसमें आपको प्रीलिम्स के लिए भी कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। मानसून पूर्व तूफानों को भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है ना, स्थानीय नाम है इनके। तो वो किस नाम से जाने जाते हैं अलग अलग हिस्से में, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ कुछ नाम याद रख लीजिएगा आप, वो नाम कौन से हैं। तो एक आप हेडिंग भी बना सकते हैं यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन, क्या क्या ऐसा ना बनाए अपन। मानसून पूर्व चक्रवात एक्चुअली ये कहलाते हैं ना। तूफान मतलब इनमें कहीं कहीं पवनें ही चलती रहती हैं, बहुत मंद बारिश भी हो जाती है और कहो कहीं कहीं अच्छी बारिश हो जाती है। तो ये मानसून पूर्व चक्रवात हैं, इनके अलग अलग जगहों पर नाम है। जैसे एक नाम है नॉर्वेस्टर। तो अब नॉर्वेस्टर है, ये कहाँ चलता है, आपको एक ही बात याद रखनी है कि कहाँ चलती है। जगह याद होगी, 3 मार्कर्स में भी आ जाएगा, तो आपसे बन जाएगा। 3 पॉइंट आप बना ले जाएंगे कि कहाँ चलती है। तो आप जगह याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार। इसमें मुख्यतः क्या आता है आपका, झारखंड या बिहार वाला इलाका भी आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो छोटे नागपुर के पठार में या के पूर्वी भारत में ऐसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी भारत में। ये जो पवन है आपकी नॉर्वेस्टर तूफान है, ये कहाँ आता है, छोटा नागपुर के पठार में आता है। जब यही पवनें पूर्व की ओर बढ़कर पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंच जाती हैं, तो इसको हम काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काल वैसाखी के नाम से। कहां जानते हैं, पश्चिम बंगाल में। देन यही पवनें और पूर्व की ओर चली जाएं और असम में पहुंच जाएं, तो इसी को हम टी सावर के नाम से या चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। इससे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है वहां, और ये चाय की फसल के लिए लाभदायक होता है। इसके कारण इसका नाम क्या है, चाय वर्षा, असम। देन दक्षिण भारत के कुछ इलाके हैं जहां पर वर्षा भी होती है इससे, और आम के फसल को पकने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए आम्र वर्षा नाम से भी एक फुहार आती है, एक चक्रवात आता है, और वो आता है कहां पर, आपके आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु प्लस केरल। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में जो वर्षा होती है मानसून के पहले इन चक्रवातों से, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। और एक ऐसी ही वर्षा का नाम है, जैसे चाय वर्षा हो गई, आम्र वर्षा हो गई, वैसे ही एक कॉफी सावर है, ठीक है, कहवा वर्षा, कॉफी वर्षा, कुछ भी कह दीजिए। इसका एक और नाम है, उसका ये नाम है चेरी ब्लॉसम। ये कहाँ होती है, ये होती है आपके कर्नाटक। तो ये कुछ
प्रीलिम्स में भी पूछे आने वाले प्रश्न है, चाहे जिस एग्जाम को उठा लीजिए कहीं ना कहीं इससे एक प्रश्न बना हुआ है 100%। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मानसून पूर्व चक्रवात है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आया हुआ था उसका लगाया, तो इससे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, पीएससी और यूपीएससी ने तो पूछ ही रखा है। तो मानसून पूर्व चक्रवात ये है, स्थानीय स्तर पर कुछ नामों से जाना जाता है इनको। आप इसको कुछ बताना हो, मान लो 5 अंक में आ जाए मानसून पूर्व चक्रवातों पर टिप्पणी कीजिए, तो क्या बताएंगे कि जो भारत रहता है इस टाइम पर काफी गर्मी रहती है ना, गर्मी का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु की हम बात ही कर रहे हैं, तो ग्रीष्म ऋतु है, धीरे धीरे मौसम प्रणालियां बदलना शुरू होती हैं। अधिक तापमान के कारण यहाँ पर आपका और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण क्या होता है, आपका जो ITCZ है, ITCZ क्या है आपको अभी नहीं बताया है मैंने, तो आप ऐसा समझिए कि ये भारत है आपका। ठीक है, इसके नीचे से विषुवत रेखा गुजरती है, 0 डिग्री रेखा है। यहाँ पर कुछ पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें हैं, ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, इस तरह चलती हैं। और ये जहां पर आकर मिलती हैं, एक्चुअली ये वायु राशियां हैं, मिल नहीं पाती हैं, ऊपर उठ जाती मिलने के पहले ही। तो जिन क्षेत्रों में आकर मिलती हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ITCZ कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हिंदी में बात करें तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ना, ITCZ शॉर्ट में इसको कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो यहाँ पर पवनें, अभिसरण का मतलब क्या होता है, चीजों का टकराना, तो यहाँ पर ये व्यापारिक पवनें आकर टकराती हैं, तो ये ITCZ एक पट्टी बन जाती है, आप ऐसा कह दीजिए, राइट। तो यहाँ का जो दाब होता है वो लो प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक रहता है, तो यहाँ का जो वायु दाब होगा वो कैसा होगा, कम होगा, निम्न वायु दाब होगा। तो अब ये जो पट्टी है सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ ये ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और कहाँ आ जाती है, इस इलाके तक पहुंचने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे पवनों की गतियां, जो हमारे यहाँ मानसून है वो क्यों आता है, यही ITCZ की पट्टी जो है वो हिमालय के पाद प्रदेश में चली जाती है, तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है, यहाँ हाई प्रेशर। तो इसके कारण ये जो पवनें हैं यहाँ की, ये कहाँ चलने लगती है, भारत की ओर। तो ऐसा ही है, शुरुआती अवस्था है, ये पट्टी ऊपर की ओर खिसक रही है, तो धीरे धीरे पवनें जो है आपके सागरीय क्षेत्रों से कहाँ चलने लगती हैं, स्थल खंड की ओर चलने लगती हैं। तो ये पवनें कैसी होंगी, सागर से आने वाली, आर्द्र होंगी। और अभी गर्मी पड़ रही है भारत में, तो यहाँ पर कैसी पवनें होंगी, शुष्क होंगी। तो इन आर्द्र और शुष्क पवनों के आपस में टकराने से इन तूफानों या चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो अब वापस से देख लीजिए मानसून पूर्व चक्रवात, तो भारत में जो शुष्क पवनें हैं, उष्ण शुष्क पवनें हैं तथा आपकी आर्द्र पवनें हैं जो सागरीय क्षेत्रों से आती हैं, उनके टकराने से भारत के कुछ इलाकों में तूफानों या चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, उन्हें हम मानसून पूर्व चक्रवात कहते हैं। उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है स्थानीय स्तर पर, और वो नाम इस प्रकार है, उनका विवरण इस प्रकार है, और एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा कि नॉर्वेस्टर ये छोटा नागपुर के पठार में चलने वाली पवन है या आने वाले तूफान है, और ये मानसून पूर्व चक्रवात कहलाते हैं, या कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, ऐसा कह दीजिए। और फिर जब यही पवन आपके आगे बढ़ जाती है, नॉर्वेस्टर पवन पूर्व की ओर गति करती है, तो उसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही सबके बारे में आप विवरण दे देंगे, है ना। चाय वर्षा असम में कही जाती है क्योंकि चाय के लिए लाभदायक है, आम्र वर्षा इन तीनों राज्यों में क्योंकि आम के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, 5 अंक का मुश्किल से प्रश्न बनेगा और आप आराम से बता पाएंगे। तो ये रहा आपका ग्रीष्म ऋतु की जानकारी। अब हम आगे चलते हैं हमारी तीसरी ऋतु की ओर, और वो ऋतु कौन सी है, वह ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। ठीक, तो कैसे हम पढ़ रहे हैं, फिर से रिकॉल कराएं आपको। तो तापमान की चर्चा करते थे, अवधि की चर्चा करते थे, और उस मौसम में या उस ऋतु में आने वाली घटनाओं की बात करते थे कि उस काल की कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जलवायु से रिलेटेड, है ना, मौसम से रिलेटेड, उन घटनाओं की हम बात करते थे। तो फिर वापस से वही पॉइंट्स हम बनाते हैं, और वो पॉइंट्स कौन से हैं, पहला है हमारी अवधि। इस मौसम की अवधि कब रहती है, वर्षा ऋतु की आप जानते हैं जून में खत्म हुआ था ग्रीष्म ऋतु, तो जून से लेकर सितंबर तक का जो काल है वो आपका कौन सा है,
वर्षा का काल है। जैसे अभी चल रहा है आपका जुलाई और अगस्त बीत चुका है, अगस्त तो बीतने ही वाला है, अब सितंबर आ जाएगा, अभी सितंबर तक वर्षा होगी ही। तो जून और सितंबर के महीने में, ये जून से सितंबर के महीने तक इसमें वर्षा होती है। और इसमें अब देखो शीत ऋतु यानी ठंडी और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, तो उसमें हम तापमान की, ठंड और गर्म क्या है, तापमान से रिलेटेड है, तो हम तापमान की बात कर रहे थे। सबसे अधिक किस मौसम में कब सबसे ठंडा मतलब रहा महीना और सबसे गर्म कब कौन सा महीना रहता है वो देख रहे थे। अब यहाँ पर हमको तापमान की बात नहीं करनी है क्योंकि हम वर्षा ऋतु पढ़ रहे हैं, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम वर्षा की बात बता दें कि कब सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आप जानते हैं सामान्यतः जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। हालांकि अगस्त इस बार काफी सूखा सूखा है मैदानी और पठारी क्षेत्रों में, इसको मानसून ब्रेक कहते हैं। ये सारे जो बादल हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये बादल पहुंच रहे हैं आपके हिमालयी प्रदेशों में। और आप देख पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में कितनी अधिक वर्षा हो रही है और कितने अधिक भूस्खलन की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। ठीक, तो ये आपका मानसून ब्रेक की घटना है। अवधि के बाद अब हम बात करेंगे किस चीज की, आपके वर्षा की। अब यहाँ हमको तापमान नहीं देखना है क्योंकि ये वर्षा ऋतु है, तो हम वर्षा की बात करें कितनी होती है, तो आप लगभग मान लीजिए 100 सेंटीमीटर से अधिक आपके यहाँ पर भारत में कितनी लगभग वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा, वार्षिक वर्षा है ये होती है। मतलब ठंडी वाली वर्षा भी मिला दे तो 100 के आसपास आप डेटा याद रखें। मौसम विभाग जो है आपका वो 97 जो सेंटीमीटर है उसको लगभग उसने औसत मौसम बना रखा है। मतलब एक सामान्य वर्षा बता रखी है कि इतनी हो रही है, मतलब ठीक है, सामान्य वर्षा हुई है अपने यहाँ, ठीक है। और लगभग यही 95, 94, 100, 107 इसी के आसपास झूलता रहता है हमारा डेटा कि वार्षिक वर्षा इतनी हुई है। तो आप इतना याद रखें कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देन अगली बात है क्या, मौसमी घटनाएं। तो मौसम कौन सा है, शीत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु का है। इस काल में और कोई खास घटना नहीं, वर्षा ही होती है। तो यहां पर हम एक घटना का उल्लेख कर देते हैं, मानसून का आगमन या के वर्षा का होना, राइट, ये प्रमुख बात है। तो जैसे शीत ऋतु में हमने देखा, उसकी अवधि देखी, तापमान देखा और कुछ मौसमी घटनाओं की बात की। ग्रीष्म ऋतु को हमने देखा, उसमें अवधि देखी, तापमान देखा और उसके अलावा उसके कुछ घटनाओं की बात की। वर्षा ऋतु में भी हम वही कर रहे हैं, अवधि देख रहे हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा की बात हम करेंगे और अब घटनाओं की बात। तो घटनाओं में यहाँ बारिश होती है इस काल में, क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर हमें आगे पूरी तरह से चर्चा करनी है। मानसून पर टिप्पणी करना है हमको। तो कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारी बातें हैं, कोई एक सिद्धांत नहीं है जो यह बता दे कि मानसून ऐसे आता है हमारे यहाँ पर। अच्छा, एक बात याद रखना, पूरी दुनिया में जहां भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है उसमें सर्वश्रेष्ठ जलवायु हमारे यहाँ की ही है ना। मानसूनी जलवायु के यदि आपको अध्ययन करना हो तो आप भारत में ही रहें तो ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वास्तव में जो भी मतलब हमारे यहाँ दिखाई देती है मौसम प्रणाली मानसून की, तो उसमें कोई मतलब माइकलाल जो है वो नहीं बता पाएगा कि इस कारण से एक्चुअली ये सारी घटनाएं हो रही है ना। बहुत सारी घटनाएं हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। कभी एल नीनो सुनते हैं आप, कभी ला नीना सुनते हैं, कभी इंडियन ओशन डायपोल सुनते हैं। ये सारी घटनाएं कभी कोई सक्रिय रहती, कभी कोई सक्रिय रहती है। कभी आप सुनने मिलता है कि एल नीनो की घटना है, वर्षा कम होगी। अभी क्या है वो सब समझ में आ जाएगा, सुना तो होगा इतना कि एल नीनो में वर्षा कम होती है भारत में। तो इस बार एल नीनो का ही काल था, है ना। लेकिन है ना, अभी इसके पहले पूरा ला नीना का था 2020 से लेकर लगभग, और अभी इस बार क्या है, एल नीनो का था 2023 में जो वर्षा ऋतु अभी चल रही है आपकी। लेकिन उस एल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ा। आपने देखा कि काफी वर्षा हुई शुरुआत में, जुलाई के महीने में तो पर्याप्त हुई, अभी थोड़ा सा कम गई है। तो उस टाइम पर इंडियन ओशन डायपोल एक्टिव था। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट है। भविष्यवाणी करना इस मानसून की घटना का बहुत कठिन बात है और उत्पत्ति को भी बताना उतनी ही कठिन बात है। ठीक, तो कई सारी बातें होंगी, सीखेंगे हम अपने मानसून के बारे में।
यहां आप सिर्फ इतनी घटना याद रखिए कि मानसून का आगमन कैसे होता है। संक्षिप्त बात यदि बताऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीष्म ऋतु ही है ये। वर्षा ऋतु कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु ही है, मैंने पीछे लिखा भी है, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, राइट। तो ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन इसमें क्या रहती है? आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, पानी रहता है। क्या होता है गर्मियों में? यहाँ पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है, हल्की हो जाती है ना, तापमान अधिक होने के कारण तो ऊपर उठ गई, और तुलनात्मक रूप से यहाँ का तापमान उतना कम नहीं हो पाता है, मतलब उतना अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि स्थल खंड जल्दी गर्म हो जाता है और जल वाला भाग उतना तेजी से गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसकी तुलना में हिंद महासागर में हाई प्रेशर रहता है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करती हैं? गमन करती हैं, और ऐसे हमारे यहाँ मानसून की उत्पत्ति होती है। सबसे सरलतम रूप यही था। अभी हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो ये वर्षा ऋतु की बात थी, जिसमें मानसून का आगमन ये प्रमुख घटना है, इतना याद रखिएगा। जब लिखने की बारी आए 5 अंक में किसी ऋतु के बारे में पूछ ले तो इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है बस। अभी आगे जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको कर पाएंगे। अब चलते हैं अपन वर्षा ऋतु के बाद एक और ऋतु है हमारी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु क्या है, उसकी क्या घटनाएं हैं, देखते हैं। शरद ऋतु, इसमें भी वैसे ही कुछ बिंदु बनाने का प्रयास करें। अवधि, अब देखो सितंबर में क्या खत्म हुआ है अपना? सितंबर में खत्म हुई है बरसात, है ना। तो ये कब शुरू होगा? सितंबर में। और सितंबर से कब तक चलेगी? जब तक ठंडी नहीं आ जाएगी, यानी कि दिसंबर तक। तो सितंबर से दिसंबर तक जो है वो कौन सा है महीना आपके? कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु कहलाती है। इस ऋतु को आप लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहते हैं। लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पर जो मानसूनी हवाएं गई थी उत्तर पूर्व की ओर, अब वो वापस आने लगती हैं, लौट रही होती हैं। इसकी कुछ घटनाएं हैं, तो आप अभी ध्यान रखिए कि इसको लौटते हुए मानसून की ऋतु भी कहा जाता है। देन बात करें अपन अगले पॉइंट की, तापमान या कि वर्षा की। यहाँ पर दोनों की बात एक्चुअली कर देनी है हमें। किसकी? तापमान की प्लस वर्षा की भी, ये एक मिक्सचर है। एक्चुअली आप इसको और लिखना चाहें ऊपर तो परिचय में ऐसा बता सकते हैं कि यह वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच की एक संक्रमण ऋतु है, जिसमें वर्षा भी होती है, तापमान भी कभी अधिक और कभी ज्यादा होता है। क्या स्थिति रहती है अभी अपन समझते हैं इसी बात में। तापमान की स्थिति क्या रहती है इसमें? तापमान दिन में तो अधिक रहता है। क्या रहता है? अब यहाँ पर कोई आंकड़ा फाकड़ा नहीं देना है आपको। क्या करना है? दिन में उच्च तापमान, लेकिन रात में निम्न तापमान, मतलब तापमान कम हो जाता है। तो रात में ठंडी जैसे लगती है आपको कि ठंडी की ऋतु है, और दिन में आपको गर्मी जैसा महसूस होता है। तो तापमान की यही बात है कि ज्यादा और कम दोनों ही दिख रहा है आपको। वर्षा की बात करें तो इसमें क्या है? ये मानसून लौटता हुआ है ना, तो कहीं कहीं इसको नमी मिल जाती है ना। तो बीच बीच में हल्की फुल्की वर्षा भी करता रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्षा नहीं होती, कहीं कहीं वर्षा भी होती रहती है, ठीक, लेकिन उतनी अधिक वर्षा नहीं होती। यहाँ पर अभी हम यदि मौसमी प्रणालियों की बात करेंगे इस बात को, है ना, क्योंकि मौसमी घटनाएं हमको देखना है अलग से। तो यहाँ पर तापमान और वर्षा की यदि बात करें तो आप ऐसा बता सकते हो कि दिन में उच्च तापमान और रात में निम्न तापमान रहता है। और इससे एक चीज और निकल कर आती है कि दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है। मतलब दिन और रात के तापमान में जो अंतर आपको काफी ज्यादा दिखेगा कि दिन का तापमान 40 डिग्री पहुंच गया और रात का तापमान 20 डिग्री या 25 डिग्री के आसपास है, तो इससे तापांतर काफी ज्यादा आ रहा है ना, 15 से 20 डिग्री का तापांतर आ रहा है। तो ये चीज क्या है कि इंपॉर्टेंट है। ये ताप की बात थी। वर्षा की बात क्या है? आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की वर्षा लौटते हुए मानसून से, जहां भी इन पवनों को नमी मिल जाती है तो कर सकती हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। ये लौट रही होती हैं, आकाश साफ रहता है। ये लौटता हुआ मानसून में क्या रहता है? बहुत बादल सादल क्रिएट नहीं हो पाते, क्योंकि नमी नहीं है इनके पास, पवनों के पास। तो वर्षा तो आप इसकी भी कर सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप इतनी बात लिख सकते हैं।
देन आप अपन मौसमी घटनाओं की बात करें कि इस काल में क्या होता है। वो घटनाएं हैं आपकी इस काल में, एक का नाम तो आप क्या कह दीजिए, सुपर हीट। उमस। तो ये कुछ मौसमी प्रणालियां नहीं है एक्चुअली, मौसम तो आप ऊपर ही समझ गए कि क्या रहता है, दिन का तापमान, रात का तापमान कैसे रहता है, वर्षा कितनी होती है। ये कुछ बातें हैं जो हम पुराने पैटर्न में यानी कि अपनी पिछली ऋतुओं में देखा था, उस पैटर्न में इसको फिट बैठाने का एक प्रयास है। तो इस काल में क्या होता है प्यारे बच्चों, अक्टूबर मुख्य महीना है इसका, लौट रहा होता है मानसून, आकाश साफ रहता है, दिन का तापमान अधिक रहता है। अब वर्षा होकर फुर्सत हुई थी, झीलें तालाब नदियां सब भरी हुई हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इन पवनों को कुछ नमी मिल जाती है। क्या मिलती है? नमी मिल जाती है। वर्षा लायक तो नहीं होती, लेकिन आपके वायु में ये जो नमी रहती है ये एक विशेष तरीके की क्या है, मौसम को बना देती है। मतलब ऐसा मौसम रहता है कि आप गर्मी को बर्दाश्त कर लोगे, इस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर लोगे। गर्मी का तापमान 45-48 डिग्री भी आपको महसूस होता है तो आपका काम चल जाता है, लेकिन इस मौसम में कहो 35 और 40 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक रहती है इन वायु में, तो वो दिक्कत पैदा करती है। इसको आप सरल अर्थों में क्या कहते हैं? उमस, है ना। ये उमस लिखा है, लिख लेना आप दोबारा से। क्या है? उमस का जो आपका मौसम होता है वो सबसे खतरनाक है, बीमारियां भी पैदा करता है, कई सारे लोग इससे बीमार भी हो जाते हैं। और इसी घटना को हम किस नाम से जानते हैं? अधिक तापमान का हो जाना और बर्दाश्त के बाहर हो जाना, अक्टूबर हीट के नाम से। यानी कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु आप क्या कह सकते हैं इसको? एक ग्रीष्म ऋतु बीती थी, फिर वर्षा ऋतु आई, लेकिन वापस से इतनी गर्मी लगती है आपको, वर्षा हो नहीं रही है और गर्मी, दिन का तापमान गजब होता है, तो इसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी क्या है आप कह सकते हैं। तो अक्टूबर हीट या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु यही है आपका, शरद ऋतु में आती है और इस टाइम पर उमस की घटना रहती है। ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो ऋतुएं हैं वो समाप्त हो गई, राइट। तो हमने एक परिचय देखा है जलवायु में, फिर उसके बाद हम भारत की ऋतुएं पढ़ रहे हैं और ऋतुओं के बाद अब हम चर्चा करेंगे किस पर? मानसून पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने मानसून की ओर। तो मानसून में हम क्या क्या देखेंगे वो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे। तो मानसून की उत्पत्ति समझेंगे हम। मानसून की उत्पत्ति के भी कई सिद्धांत है, इसको ही एक अलग हिस्सा मानकर रखिए, उस पर टाइम लगेगा भी। मानसून की क्रिया विधि देखेंगे, एक्चुअली ये मानसून का फैलाव है कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है। देन ये मानसूनी वर्षा का वितरण देखेंगे, कहां पर अधिक वर्षा और कहां पर कम वर्षा होती है। एंड देन मानसून का अंत देखेंगे कि कैसे वो वापस लौट जाता है, मानसून का वापस लौटना या कि हाँ, मानसून का वापस लौटना। तो ये कुछ 4 बिंदु हैं जिसके आधार पर हमें अब मानसून की बात करनी है। तो आइए पहले बिंदु को उठाते हैं, मानसून की उत्पत्ति। अब मानसून की उत्पत्ति के फ्लो चार्ट यहीं पर बना देता हूं मैं कि इसमें हमको एक्चुअली क्या पढ़ना है। तो मानसून की उत्पत्ति में कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति आसान घटना नहीं है,
बहुत खतरनाक घटना है आपकी मानसून, अभी मैं चर्चा ही कर रहा था। ये मानसून की जो घटना है, इस पर बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, अपना रिसर्च किए और गए, कुछ बातें बता कर गए, पर पूरी बात नहीं बता पाता कोई, है ना, कि सारा एक्सप्लेन कर दे कि ये चीज ऐसे ऐसे ऐसे। आधी अधूरी बातें बताते हैं, कोई एक बात बता देते हैं कि ऐसे ये पौने यहाँ पहुंच जा रही हैं, ऐसे ये हो जा रहा है, पर उससे पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरी चीजें के सब कुछ वितरण समझ में आ जाए, वहां पर क्यों कम क्यों अधिक वर्षा हो रही है, वो सारी बातें समझ में आए, ऐसा कोई भी एक विद्वान नहीं बता पाता। तो कई सारे सिद्धांत है, कई सारी बातें हैं इसके उत्पत्ति के संदर्भ में। तो उसमें हम क्या देखेंगे मानसून की उत्पत्ति में एक है हमारा तापीय सिद्धांत। एक है हमारा तापीय सिद्धांत, एडमंड हेली ने 1686 में दिया। दूसरे हैं फ्लोन महोदय, फ्लोन महोदय का गत्यात्मक सिद्धांत। को देखेंगे। देन कुछ आधुनिक अवधारणाएं भी हैं, जेट स्ट्रीम, विचारधारा की बात करेंगे। इसमें एक पछुआ जेट स्ट्रीम होगी और एक पूर्वी जेट स्ट्रीम होगी। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम होगी और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। देन कुछ अन्य प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, और वो हैं तिब्बतन उच्च का प्रभाव, दक्षिणी दोलन, एल नीनो एंड ला नीना। तो हमको अब मानसून की उत्पत्ति पर इतनी सारी चर्चाएं करनी, क्या क्या चर्चा करनी है, तो एक तापीय सिद्धांत देखना है, परंपरागत सिद्धांत, चिरसम्मत सिद्धांत इसको कहते हैं। दूसरी बात, इसमें हमको फ्लोन महोदय का गत्यात्मक सिद्धांत देखना है। एक तो ताप वाली बात थी, एक हम गति वाली बात करेंगे कि किसी चीज में गति होगी, है ना, किस में होगी वो अभी चर्चा करेंगे। तीसरी बात है हमारी जेट स्ट्रीम्स, जो आपको कल बताई थी मैंने पिछले लेक्चर्स में, शीत ऋतु की एक घटना थी पश्चिमी विक्षोभ, उसमें बताया था जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं और वो कैसे आपके भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं या कि मानसून लाने का काम करती हैं, उस पर टिप्पणी करेंगे। एंड देन अपन बात करेंगे कुछ अन्य प्रभावित करने वाले कारक, जैसे तिब्बत की जो ऊंचाई है उससे क्या होता है। उसके अलावा हम देखेंगे एल नीनो, लानीना, दक्षिणी दोलन, इसको साथ में मिलकर एनसो कहते हैं। क्या कहते हैं? एनसो। एनसो का क्या मतलब है? एनसो का मतलब है एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो एंड दक्षिणी दोलन हिंदी में आप बात करें तो। ठीक, तो आइए एक एक करके चलते हैं। पहले अपन देखते हैं तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत बहुत आसान है। देखो इसमें क्या है, अपने यहां ग्रीष्म ऋतु रहती है ना, जब गर्मी है, गर्मियों का मौसम है, तो आपका भारत क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भारत खास तौर पर बहुत तेज गर्म हो जाता है ना। स्थल खंड और जलीय भागों में आपको यह भी पता होगा कि यदि गर्मी आई तो स्थल भाग जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल वाला जो भाग है वो धीरे धीरे गर्म होता है। देन ठंडी आई, मौसम परिवर्तित हुआ, ठंड का मौसम आया तो भूमि वाला भाग जो है, भूखंड है जो हमारा, वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और जल वाला जो भाग है जो गर्म हो चुका है वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ये विशेषता जरूर याद रखना इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर गर्मी का मौसम है,
गर्मी का मौसम क्यों है? क्योंकि सूर्य का क्या हुआ है? उत्तरायण हुआ है। क्या हुआ है? उत्तरायण हुआ है। कहाँ चमकेगा सूर्य? कर्क रेखा पर चमकेगा। कर्क रेखा पर चमकेगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। तो जब यहाँ गर्मी पड़ती है तो यहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाती है, और गर्म वायु हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ एक रिक्त स्थान बन जाता है। तो इससे क्या पैदा होता है? इससे यहाँ निम्न दाब बनता है। क्या बनता है? निम्न दाब की स्थिति बन जाती है कि यहाँ पर वायु ही नहीं है। और इसकी तुलना में, उत्तर पश्चिमी भारत की तुलना में, जो महासागरीय भाग है, हिंद महासागर का भाग है, ये पानी उतना गर्म नहीं है ना, अभी नहीं हो पाया है, धीरे धीरे गर्म होता है ये। तो यहाँ पर इसकी तुलना में क्या है? हाई प्रेशर है। क्या है? उच्च दाब है ना। तो वायु क्या है यहाँ पर? पर्याप्त है। तो ये वायु कहां से कहां की ओर चलेगी बताओ? उच्च दाब से। जहां वायु अधिक है तो वो वायु जहां वायु नहीं है उस ओर ही ना चलेगी। तो यहाँ पर उच्च दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या करती हैं? ये हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं, और यही जो है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं इस तरह से चलती हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्मकाल था। ग्रीष्मकाल में क्या चलता है? यहां पर ग्रीष्मकाल में आपका दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं आती है। ठीक है, अब ये उसके विपरीत कर लो। ये है शीत ऋतु, और शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में कर्क रेखा तो है ही भारत में। शीत ऋतु में अब सूर्य जो है, जो कि कर्क रेखा में चमक रहा था, वो कर्क रेखा के बाद क्या आता है? नीचे 0 डिग्री रेखा है, विषुवत रेखा, इसमें भी नहीं चमक रहा। इसके और नीचे एक रेखा है, मकर रेखा, है ना, तो वो उसमें चमक रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है उस पर उसकी किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी, और तिरछी किरणों का प्रभाव कम होता है। तो ये जो तिरछी किरणें पड़ रही हैं यहाँ पर, इससे क्या है? यहाँ पर मौसम जो है वो ठंड का आ जाता है। तो ठंडी आ गई, तापमान काफी गिर गया है, शीत ऋतु है। तो जब तापमान गिर जाएगा तो यहाँ की वायु गर्म थोड़ी होगी कि ऊपर उठ जाएगी, यहाँ की तो ठंडी वायु है, तो वायु अपने स्थान पर बनी रहेगी। तो जब वहां पर्याप्त वायु है तो वहां का प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा। इस भूमि वाले भाग का प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर। जबकि ये भूमि तो जल्दी ठंडी हो गई है ना, जो गर्म हुई थी गर्मी में, वो भूमि क्या हो गई? ठंडी हो गई, है ना। तो ये जो ठंडी भूमि है आपकी, सागर से तुलना यदि करेंगे तो वो आपका सागर वाला भाग ज्यादा गर्म है। सागर वाला भाग क्यों गर्म है? क्योंकि भूमि जल्दी ठंडी होती, जल्दी गर्म, और सागर देर से ठंडे होते हैं, देर से गर्म। तो अभी ये ठंडा नहीं हो पाया है, तो क्या है? काफी कुछ गर्मी है इसमें। तो यहां पर क्या बनता है? लो प्रेशर। तो हवाएं अब कहां चलेंगी? हवाओं का नियम क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो हवाएं उत्तर पूर्व की दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक, तो ये कौन सा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून। इससे वर्षा होती है क्या? नहीं होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है। एक विशेष प्लेस है, एक विशेष स्थान है, कोरोमंडल का तटीय मैदान। क्योंकि ये पवनें उत्तर भारत से आ रही हैं, यहां से, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी में उसको नमी मिल जाती है हवा को, और वो जो बंगाल की खाड़ी से नमी लाती है वो तमिलनाडु के तट पर टकराकर वर्षा कर देती है। तो तमिलनाडु में ठंडी में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है, यह ध्यान रखिए। तो उत्तर पूर्वी मानसून की बात यह थी कि भूमि वाले भाग में हाई प्रेशर बन गया, और आपके समुद्र वाले भाग में लो प्रेशर, तो हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कौन सा है? ये है। उत्तर पूर्वी मानसून कौन सा है? ये है। अब ये यही था तापीय सिद्धांत। इसको किसने दिया है? तो एडमंड हेली साहब ने। आगे बात करते हैं। ये कंटेंट मिल जाएगा आपको, बेफिक्र रहना। ठीक, टाइप्ड मैटर दे देंगे आपको।
अभी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट बस, ठीक। फ्लोन महोदय की बात करें, क्या लिखना है क्या नहीं वो सब आपको करवा देंगे। फ्लोन महोदय की यदि हम बात करें, फ्लोन का गतिक सिद्धांत, राइट। वैसे ही मैप बनेंगे यहां पर, ये भारत है, यह भी भारत है, ये ग्रीष्म ऋतु है। भारत के साथ इसमें हमको हिमालय का निर्माण करना होगा, ठीक। मैं भी ऐसे आपका हिमालय। तो फ्लोन महोदय क्या कहते हैं, ITCZ, ITCZ। तो जो 0 डिग्री रेखा है, अभी मैंने आपको ITCZ का कॉन्सेप्ट बताया है तो अब आपको पता है ये कौन सी ऋतु है, ये शीतकाल। शीतकाल में सूर्य की स्थिति कहां पर है, कर्क रेखा पर कि मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। कर्क रेखा में क्या है, ठंडी है, तो ये इलाका ठंडा है शीतकाल में, राइट। तो जब ये ठंडा इलाका है तो यहाँ उच्च दाब होगा भूमि वाले भाग पर, है ना। और ITCZ का दाब हमेशा निम्न होता है, ये ध्यान रखना, ये खास बात है। ITCZ कौन सा इलाका है, जो हमेशा गर्म रहते हैं और यहाँ का जो वायु दाब है वो निम्न होता है। तो ये जो ITCZ की पट्टी है, ये शीत ऋतु में कहाँ रहती है, क्योंकि सूर्य का क्या हुआ है, दक्षिणायन। तो दक्षिणायन के साथ साथ ये पट्टियां भी नीचे की ओर खिसकती हैं, मैंने आपको बताया था कि सब कुछ मूव कर रहा है। तो दक्षिणायन के साथ ये दक्षिण में रहती हैं भारत के, लेकिन अभी कहां पर है ये, यहां पर है ना। हिमालय कैसा है, बढ़िया है, यहाँ ठंडी आपके यहाँ पर पड़ रही है, बढ़िया मजेदार, राइट। अब ग्रीष्म ऋतु में जब हम आते हैं तो क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है। सूर्य कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकने लगता है। और सूर्य कर्क रेखा पर चमकने के साथ ही सूर्य का जब उत्तरायण हो रहा है तो सारी चीजें फिर ऊपर की ओर मूव करेंगी। और यहां विशेष दशाओं के कारण ये जो ITCZ है, यहां से इसको मिटाना है। ये ITCZ की जो स्थिति है अफ्रीका के आसपास से शुरू होकर कुछ ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, हिमालय के तलहटी में आ जाता है, ये हिमालय के पाद प्रदेश में पहुंच जाता है। 25 से मतलब 25 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके आसपास इसकी मौजूदगी हो जाती है। तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है यहां पर ये पहुंच गया। अब इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात है लो प्रेशर। क्या खास बात है, लो प्रेशर। तो यहां पर लो प्रेशर आ गया। तो अब ये जो ग्रीष्म ऋतु है यहां पर लो प्रेशर आया, ITCZ का मूवमेंट ऊपर की ओर हो गया। तो ये जो ITCZ खिसक कर हिमालय के पाद प्रदेश में पहुंचा है, जिससे एक मानसून गर्त का निर्माण होता है। मतलब जहां पर लो प्रेशर बहुत अधिक होता है, पूरा उत्तरी मैदान जो है वो लो प्रेशर से छा जाता है, आच्छादित हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर जो 0 डिग्री रेखाएं हैं, क्या है, 0 डिग्री रेखाएं हैं। यहाँ पर कौन सी पवनें चल रही हैं, यहाँ पर व्यापारिक पवनें चल रही हैं। किस दिशा से आ रही हैं, ये दक्षिण पूर्व से आ रही हैं। किस दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर चल रही हैं। और यहां से ये हवाएं कैसे चल रही थी, ऐसे चलनी चाहिए थी। व्यापारिक पवनें स्थायी पवनें हैं और ये ऐसी गति करती हैं आपकी, ठीक। तो यहां पर अब क्या हो जाता है, ये स्थितियां जब बदल रही हैं, ये पवनों का तो काम ही खत्म हुआ। यहाँ पर ये जो दक्षिण में पवनें हैं आपकी, जो इस तरफ जा रही थी, ये पवनें भी इस ITCZ के कारण, इस मानसून गर्त के कारण क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं और भारत की ओर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के रूप में आपके आच्छादित हो जाती हैं। समझ गए आप, क्या हुआ, ITCZ ऊपर गया, लो प्रेशर का इलाका है। इसके कारण जो आपका विषुवत रेखीय प्रदेश में व्यापारिक पवनें चल रही थी, इसका नाम क्या है, आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, है ना। दक्षिण पूर्व से आ रही है, पवनों का नाम जिस दिशा से आती हैं वो उसके नाम पर पड़ता है ना। जैसे ये
हम इसको क्या कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि इनकी गति किस दिशा से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, इसके साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट है मंद गति से, यहां भी कुछ प्रतिविषुवत रेखी क्या चलती हैं, पवने चलती हैं, राइट। तो ये जो प्रतिविषुवत रेखी रेखाएं आपकी पछुआ पवने हैं, ये क्या होती हैं आपकी, ये भी ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। जब हम विश्व का भूगोल मतलब जलवायु पढ़ेंगे तब ये बात समझ में आएगी। तो ये पवने आपके कहाँ चलने लगी, भारत की ओर, और यही है गतिक सिद्धांत। इसमें क्या हो रहा है, ITCZ में गति हो रही है, पवने जो इस तरफ चल रही थी उनकी गति में परिवर्तन हो गया है, इसके कारण इसका नाम क्या है, गतिक सिद्धांत है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला चित्र में बना देना है ना, ये वाला फ्लोन महोदय का गतिक सिद्धांत। अब अगले पर आते हैं हम, अगली विचारधारा कौन सी है हमारी, जेट स्ट्रीम विचारधारा। ये सब नई नई बातें हैं, जेट स्ट्रीम के कारण मानसून का आना, है ना, आपके तिब्बतन उच्च का प्रभाव पड़ना, ये सिद्धांत जो है एक यस्ट महोदय थे, उन्होंने दिया है, और क्या बताया इन्होंने, इसका भी बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है हमारे मानसून पर। देखो तापीय सिद्धांत भी सही है, ऐसा नहीं है कि फ्लोन का गतिक सिद्धांत आया तो तापीय सिद्धांत फेल हो गया, नहीं, तापीय सिद्धांत भी सही है, फ्लोन का गतिक सिद्धांत भी सही है, वो कॉन्सेप्ट भी सही है, आगे जेट स्ट्रीम वाली बात भी सही है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तो वो सिद्धांत कोई गलत नहीं है, सब सही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, आप जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर आपके बहुत तेज गति से 8 से 14 किलोमीटर के बीच में चलने वाली क्या है, हवाएं हैं। यहां पर हमारे दो प्रकार की जेट स्ट्रीम्स काम करेंगी, एक रहेगी उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, और दूसरी रहेगी उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये दो प्रकार की जेट स्ट्रीम्स है, उनसे कैसे हमारे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मानसून पर प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। तो पहली आप इसको समझ लीजिए, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम की बात। तो क्या होता है, आपका ये भारत है ना, ये भारत है हमारा, में यहां हिमालय का विस्तार है, हिमालय, राइट। जेट स्ट्रीम्स कहां पर चल रही हैं, इस भारत की स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो जेट स्ट्रीम्स चलती हैं आपकी इधर से, कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, ये इस दिशा में इस तरह से आ रही हैं, और कहां टकराएंगी, हिमालय से टकराएंगी। आपको जो पश्चिमी विक्षोभ की बात बताई थी उसमें ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। तो यहाँ ये जेट स्ट्रीम्स क्या है आती हैं, ये कौन सी ऋतु की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम बात कर लेते हैं शीत ऋतु की ही अभी, है ना, पुराने कॉन्सेप्ट में ले चलता हूं जो बता चुका हूं। शीत ऋतु में क्या था, पश्चिमी विक्षोभ और शीत लहर की घटना थी। तो वो घटना में क्या था कि ये आपकी हिमालय से टकरा कर इसकी एक शाखा कहाँ आ रही है, यहां पर आ जाती है, और एक शाखा इधर पे चल रही है। तो शीत ऋतु में एक दक्षिणी शाखा जो है वो कहाँ चल रही है, आपके उत्तर भारत के ऊपर से चल रही है ना, हिमालय के दक्षिणवर्ती इलाकों से चल रही है, और इसी कारण से हमारे यहाँ पर वर्षा हो रही थी जो पश्चिमी विक्षोभ की, और साथ में शीत लहरों का जो आगमन है वो इन्हीं के कारण होता है। अब यहाँ पर ये पवने क्या है, ठंडी पवने हैं, है ना। ये ठंडी पवनों के कारण यहाँ का जो दाब रहेगा वो कैसा रहेगा, वो रहेगा उच्च दाब, है ना, हाई प्रेशर रहेगा यहाँ। तो यहाँ से वर्षा होगी क्या, इससे तो कोई वर्षा नहीं होगी। जब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर किस प्रकार का बनेगा आपका मानसून, यहाँ पर हवाएं जो है, यही अब यहाँ पर ठंडी वाला इलाका है, आपको पता है कि ठंडी में जो इधर पे हाई प्रेशर है और समुद्र में क्या है, लो प्रेशर है। तो हवाएं किस तरफ चलती हैं, हवाएं आपके
हवाएं आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, और ये जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं हैं इनको हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, राइट। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून की बात थी। किससे बात कर रहे हैं हम? जेट स्ट्रीम से ही तो बात आ रही है। ये जेट स्ट्रीम्स के कारण आप कह दीजिए कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ लो प्रेशर रहता है, तुलनात्मक रूप से यहाँ का प्रेशर कम रहता है, जिससे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, और यही उत्तर पूर्वी मानसून है। फिर एक दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे है? तो देखो, अब ये गर्मी है, गर्मी के बाद क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? सूर्य का उत्तरायण होगा। क्या होगा? सूर्य का उत्तरायण होगा, कर्क रेखा पर चमकेगा। तो वही सेम ताप वाली बात तो याद है ना, यहाँ लो प्रेशर यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तब होगा क्या कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो मैंने आपको बताया था कि इन पवनों में भी क्या होता है? ऊपर और नीचे खिसकाव होता है। तो ये जो पवनें कहाँ चल रही हैं? आपके हिमालय के नीचे चल रही हैं और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। अब ये जो पवन है वो कहाँ चली जाएगी? वो पवन चली जाएगी हिमालय के उस पार। कहाँ चली जाएगी? हिमालय के उस पार चली जाएगी। कैसे? ऐसे। जेट स्ट्रीम। तो जब ये पवनें हिमालय के उस पार चली गई हैं तो अब वो जो वापस से दशाएं थी हमारी कि इधर पे लो प्रेशर क्रिएट होना, आईटीसीजेड का आच्छादन होना, वो तभी बन पाएगा। यदि ये जो पवनें हैं ये यहाँ चलती रहती तो ना आपका आईटीसीजेड कभी ऊपर की ओर खिसकता और ना ही वहां लो प्रेशर क्रिएट होता, राइट। तो सब गड़बड़ रहता और मानसूनी पवनें चलती ही नहीं। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो जेट स्ट्रीम्स तिब्बत के समानांतर हिमालय के उस पार से चलने लगती हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है? क्यों चल रही है? क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हुआ है। तो यहां पर वापस से वही दशा है कि जो आईटीसीजेड था उसका आच्छादन कहां हो जाता है? आपके हिमालय के पाद प्रदेश में हो जाता है, और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और पवने सेम वही घटना है। अब सब में देखो अंततः यहाँ हमें लो प्रेशर लाना है और यहाँ हाई प्रेशर लाना है। इतना बात जरूर याद रखना। चाहे वो तापीय सिद्धांत रहा हो, वो कैसे आया आपको पता है, चाहे वह आपका गतिक सिद्धांत रहा हो, उससे भी आईटीसीजेड आया और लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और चाहे वह जेट स्ट्रीम्स की बात हो। जेट स्ट्रीम्स में क्या है कि जेट स्ट्रीम जो होती हैं, पछुआ जेट स्ट्रीम्स, वो क्या होती हैं? हिमालय के उस पार चली जाती हैं सूर्य के उत्तरायण के कारण, जिस कारण आईटीसीजेड का आच्छादन हिमालय के पाद प्रदेश में हो पाता है, और इस कारण से दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती। इतना ही है, सरल सा, राइट। तो ये क्या बात हो गई? ये आपके उत्तर पूर्वी मानसून की बात थी, आईटीसी आपके जेट स्ट्रीम्स से, और ये जेट स्ट्रीम से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति है, राइट। ये बातें आपको इसमें बतानी है। देन अब एक ये किसकी बात कर रहे थे हम? ये बात कर रहे थे एक्चुअली हम पछुआ जेट स्ट्रीम्स की। किसकी बात कर रहे थे? पछुआ जेट स्ट्रीम की। पछुआ जेट स्ट्रीम के अलावा हमने पीछे क्या देखा है? देखिए, जेट स्ट्रीम विचारधारा में एक पछुआ जेट स्ट्रीम से कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है और दूसरा पूर्वी जेट स्ट्रीम से कैसे मानसून की उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति नहीं, एक्चुअली प्रभावित करने वाले कारक, राइट। तो देखिए, अब हम पूर्वी जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम में क्या है? पूर्वी जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, ये एक तो पहले कुछ बातें जान लो इसके बारे में कि ये अस्थाई है, अनियमित है, हर बार नहीं बनती हैं, हर बार नहीं आती हैं, हर बार नहीं चलती हैं। जेट स्ट्रीम इनकी ऊंचाई जो है वो काफी ज्यादा नहीं है, 6-8 किलोमीटर ऊंचाई पर ही ये चलने वाली हैं। उष्ण होती हैं, मतलब गर्म होती हैं, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। जबकि जो पछुआ जेट स्ट्रीम थी वो ठंडी होती थी, राइट। ये कैसी हैं? गर्म है। तो ऐसी कुछ खास बातें इसकी, अनियमित हैं। कैसे बनती हैं ये, कैसे फॉर्म होती हैं, ये देख लीजिए। तो ये जो आपका भारत का भाग है, ये आपका भारत का भाग है, इसमें ये हिमालय की भूमि है और इसमें ये तिब्बत का पठार है, राइट। अब क्या हुआ? कर्क रेखा है, ये क्या है? कर्क रेखा गुजरी आपके, गुजरात से गुजरती है वैसे, ठीक।
कर्क रेखा में सूर्य लंबवत चमकता है, यानी यहाँ गर्मी है, तो ये भी जो इलाका है तिब्बतन उच्च या तिब्बत का जो ऊंचाई वाला इलाका है, ये भी कहीं ना कहीं सूर्य तप अधिक प्राप्त करता है। और सूर्य तप अधिक प्राप्त करने से ये क्या करता है, आपका यहाँ से वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है। क्या होती है, वायु गर्म होकर तिब्बत से ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठती है तो क्षोभ सीमा है एक, उससे दो भागों में स्प्लिट हो जाती है। एक ऊपर की ओर उठा रहा हूं, है ना, एक तो ऊपर की ओर चली गई और किसमें मिल जाएगी, आप स्थिति जानिए, यहीं पर क्या चल रहा है, यहीं पर पछुआ जेट स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो जब ये वायु ऊपर की ओर उठेगी तो एक उस तरफ जाएगी और एक उस तरफ, है ना, मतलब ऊपर ऐसे उठी और ऐसे बढ़ गए, राइट। तो एक इस तरफ पछुआ जेट स्ट्रीम्स मिल जाती है और एक स्वयं एक जेट स्ट्रीम बन जाती है जिसको हम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो एक तो ये पवन कहाँ पछुआ जेट स्ट्रीम मिल गई, उसकी दक्षिणी शाखा जो है वो उठकर मुड़कर क्या बन जाती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम बन जाती है। क्या बन जाती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम बन जाती है। और ये जो हवाएं हैं, ये कुछ हवाएं तो आपके भारत के ऊपर से भी गुजरती हैं, ऊपर से गुजरती हैं, कुछ फिर इधर मलेशिया साइड से होकर आती हैं, राइट, ऐसे। और ये कहाँ जाती हैं, ये हिंद महासागर वाले इलाके में क्या होती हैं, बैठती हैं। कहां पर, हिंद महासागर वाले क्षेत्र में बैठती हैं, हिंद महासागर वाले रीजन में बैठती है। मेडागास्कर देखा है, मेडागास्कर के पास एक द्वीप है मस्करणी, तो उस मस्करणी द्वीप के पास जो है ये हवाएं बैठती हैं। तो जब हवाएं उतरती हैं कहीं पर बैठती हैं तो वहां का प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई हो जाता है। जब पवनें बैठेंगी कहीं अवतलित होंगी तो ध्यान रखना वहां का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो आप समझो इस कॉन्सेप्ट को, यहां से हवाएं उठी और आपके पूर्वी जेट स्ट्रीम्स के रूप में ये कहीं बंगाल की खाड़ी से होते हुए और कुछ तो आपके भूमि के ऊपर से, स्थलखंड के ऊपर से होते हुए कहां पर बैठती हैं, मस्करणी उच्च दाब क्षेत्र में, मतलब मस्करणी द्वीप है वहां पर ये उच्च दाब क्रिएट कर देती हैं, इसलिए उसका क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, मस्करणी उच्च दाब क्षेत्र, वहां पर ये बैठी। तो अब हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है यहां पर लो प्रेशर। वर्षा के लिए क्या चाहिए, यहां पर लो प्रेशर और यहां मजबूत हाई प्रेशर। जितना इनमें दाब प्रवणता होगा मानसून उतना मजबूत होगा, मतलब यहाँ का जो प्रेशर है वो जितना हाई हो सके और यहाँ का जो प्रेशर वो जितना लो हो सके, वो अच्छी चीज है हमारे लिए, राइट। तो आप समझो कि जब मस्करणी दाब में ये हवाएं बैठ रही हैं तो यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, हाई हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर लो है ही। तो ये एक्चुअली एक प्रकार से हमारे मानसून को धक्का देने का काम कर रही है कि यहाँ पर हाई प्रेशर में आ रही है और यहाँ से उन मानसूनी पवनों को मजबूती प्रदान कर रही है, राइट। जितना यहाँ पर दाब उच्च हो जाएगा उतनी बढ़िया तेज गति से ये पवनें जाएंगी और नमी के साथ यहाँ पर वर्षा करेंगी, ठीक। एक जो ऊपर से आ रही हैं एक और काम कर देती हैं कि ऊपर से ये हवाएं, जो गर्म हवाएं हैं, ये नीचे की जो बैठी हुई भूमि की सतह की जो हवाएं हैं उनको भी ऊपर सोख लेती हैं। तो इससे क्या होगा, हवा और कम हो गई तो यहाँ पर एक्चुअली ये लो प्रेशर और गहरा कर रही है और यहाँ पर हाई प्रेशर और खतरनाक कर रही है, मतलब दाब प्रवणता को कुल मिलाकर ये बढ़ा रही है, जिससे कि हमारे मानसून को बहुत बढ़िया धक्का लगता है और अच्छी वर्षा होती है। क्लियर, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम्स की बात थी। यही बात आपकी जो तिब्बतन उच्च है उसमें भी लागू होती है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। तिब्बत से हवाएं उठती हैं, मस्करणी दाब क्षेत्र में बैठती हैं, यहाँ उच्च दाब बनता है और यही पवनें जो है तो आपके वर्षा करती हैं। तिब्बतन उच्च का जो प्रभाव हमने देखा है वो यही पूर्वी जेट स्ट्रीम्स के साथ उसको कनेक्ट कर देना। ये रहा तापी सिद्धांत देखा, फ्लोन का गतिक सिद्धांत देखा, जेट स्ट्रीम विचारधारा देखी हमने, दोनों बातें देख ली, एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम, एंड अन्य प्रभावों में तिब्बतन उच्च का प्रभाव हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। अब समय थोड़ा सा अधिक हो रहा है, इस कारण से आज की क्लास में ही विराम देंगे। बचे हैं कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट्स जो जल्दी समझ में नहीं आते आपको, तो बहुत अच्छे तरीके से अगली क्लास में मैं करवाऊंगा। दक्षिणी दोलन, एल नीनो और लानीना, उसके साथ इंडियन ओशन डायपोल की भी चर्चा मैं कर। तो आज के लिए यही क्लास को विराम देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।